दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस स्टेशन पर ऐसा हमला एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना है। इस तरह हजारों की भीड़ के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों पर इस तरह से हमला, मतलब क्या ही कहा जाए। खैर दोस्तों, उस दिन अजनाला पुलिस स्टेशन पर क्या हुआ ये तो आप सबने कई सारे वीडियोस में देख ही लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये खालिस्तान है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले खालिस्तान का विचार रखा किसने था, और तब से लेकर आज तक खालिस्तान पर न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी क्या क्या हलचल, क्या क्या साजिशें होती रही है और आज भी क्या कुछ चल रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बस लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हुणे वार्निंग देना अद्धे घंटे या घंटे दे विच पर्चा ना कैंसिल होया जो कुछ होगा। देखिए, जिन लोगों को अजनाला पुलिस स्टेशन हमले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था। तो देखिए, अमृतपाल सिंह जो कि एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक है और जर्नैल सिंह भिंडरावाले को अपना आइडल मानता है। अमृतपाल और उसके हजारों समर्थक अमृतपाल के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और उसे छुड़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। लवप्रीत सिंह तूफान को पुलिस ने किडनैपिंग और मारपीट के केस में गिरफ्तार किया था। अब अमृतपाल का कहना था कि लवप्रीत सिंह को एक झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आंदोलन उग्र हो गया और अमृतपाल सिंह के हजारों समर्थकों ने तलवारें और बंदूकों के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब देखिए, ठीक है, मान लिया कि लवप्रीत सिंह तूफान निर्दोष था। अमृतपाल सिंह ने पुलिस को वहीं के वहीं कुछ सबूत भी दिखाए जो ये बताते थे कि लवप्रीत सिंह तूफान उस दिन उस जगह पर था ही नहीं। ठीक है, मान लिया लवप्रीत सिंह तूफान निर्दोष था, आपके पास में सारे सबूत भी थे, तो कोर्ट जाते, कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ते जैसे हर आम नागरिक लड़ता है। इस तरह से हजारों की तादाद में हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों पर इस तरह से हमला, ये कौन सा तरीका है? ये तरीका तो गुंडे, माफिया, नक्सलवादी या आतंकवादियों का है। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा दुख की बात तो यह है कि पुलिस भी इस घटना के बाद झुक गई और लवप्रीत सिंह को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया और अगले दिन छोड़ भी दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी कहा कि आज जो घटना हुई है उसके लिए भी किसी पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, इससे एक बात तो समझ आती है कि यह सिर्फ किसी को छुड़वाने के लिए किया गया आंदोलन नहीं था। पुलिस का भी इसमें कोई एक्शन न लेना ये साफ बताता है कि यह गेम बड़ा है और इसका कंट्रोल, इसकी हैंडलिंग कहीं और से हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं खालिस्तान की कि आखिर ये खालिस्तान है क्या। तो देखिए, खालिस्तान का मतलब है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसाओं के लिए या सिखों के लिए एक अलग देश। खालसा की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में की थी। अब खालिस्तान की शुरुआत होती है लगभग 100 साल पहले 31 दिसंबर 1929 से। तब लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था। इस सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। सबने इसका समर्थन करा, 3 ग्रुप्स को छोड़कर, मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, भीमराव अंबेडकर का दलित ग्रुप और मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। वो तारा सिंह ही थे जिन्होंने पहली बार सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। देखिए, आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना। इसके कारण पंजाब का भी पार्टीशन हो गया। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसके बाद सिखों के लिए अलग राज्य की मांग और तेज हो गई और 1947 में ही शुरुआत हुई पंजाबी सूबा आंदोलन की। ये आंदोलन 19 साल तक चला, जिसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। पंजाब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा था चंडीगढ़। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बनाया गया। अब इस बंटवारे के बाद से खालिस्तान वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद जगजीत सिंह ब्रिटेन चले गए और वहां शुरुआत की खालिस्तान आंदोलन की, यानी खालसाओं का देश। देखिए, 1971 में जगजीत सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन की फंडिंग के लिए बकायदा एडवर्टीजमेंट भी दिया था। 1977 में जगजीत सिंह भारत वापस आ गए, लेकिन 1979 में फिर ब्रिटेन चले गए। वहां 1980 में खालिस्तान नेशनल काउंसिल की शुरुआत की और इतना ही नहीं, उन्होंने खालिस्तान का डाक टिकट, खालिस्तान की करेंसी, यहाँ तक कि खालिस्तान का अपना पासपोर्ट तक इशू कर दिया था। फिर दोस्तों, एंट्री होती है जर्नैल सिंह भिंडरावाले की। भिंडरावाले ने शुरू से ही पंजाब और सिखों की मांगों के लिए एक एग्रेसिव रुख अपनाया था। वो जगह जगह भड़काऊ स्पीचेस देने लगा और इसके बाद से ही पंजाब में वायलेंस की घटनाएं बढ़ने लगी। ऐसा कहते हैं कि जो भी भिंडरावाले का विरोध करता वो उसकी हिट लिस्ट में आ जाता था और इसी का नतीजा ये हुआ कि 1981 में पंजाब केसरी के फाउंडर और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि पंजाब केसरी न्यूज़पेपर बेचने वाले हॉकर तक को नहीं छोड़ा, उसकी भी हत्या कर दी। अप्रैल 1983 में जलंधर के डीआईजी एएस अटावल की गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बहुत ही सीनियर पत्रकार है खुशवंत सिंह, उनके अकॉर्डिंग जर्नैल सिंह हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या के लिए उकसाता था। डीआईजी की हत्या के कुछ महीनों बाद खालिस्तानी समर्थकों ने एक बस को रोककर 74 हिंदुओं को अलग किया और फिर उन्हें गोली मार दी। 1980 से 1984 के बीच पंजाब में कई सौ लोगों की दिन दहाड़े हत्याएं हुई, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के साथ पत्रकार, नेता और पुलिस वाले भी शामिल थे। इतने भयंकर लेवल पर वायलेंस को देखते हुए इंदिरा गांधी ने पंजाब की सरकार को डिसमिस कर दिया और वहां प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया। लेकिन भिंडरावाले ने 1982 से ही गोल्डन टेम्पल में शरण ले रखी थी। वो सिख धर्म की सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन अकाल तख्त से अपनी बातें रखने लगा और इधर पंजाब में आतंक का दौर जारी था, जिसे रोकने के लिए भिंडरावाले को रोकना बहुत जरूरी हो गया था। फिर इंदिरा गांधी की सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल के.एस. बरार के अकॉर्डिंग कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने वाली थी और इसीलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी था। 1984
ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई। आर्मी ने 1 जून से ही गोल्डन टेम्पल को घेरना शुरू कर दिया था। पंजाब से आने या जाने वाली हर बस, ट्रेन या फ्लाइट को रोक दिया गया। टेलीफोन लाइंस काट दी गई। विदेशी मीडिया को भी पंजाब से बाहर कर दिया गया और 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। 4 जून की शाम होते होते आर्मी ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों, देश के इंटरनल मैटर में इतने बड़े लेवल पर आर्मी का ऐसा इस्तेमाल पहली बार किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून तक चला, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खून खराबा हुआ। आर्मी के 83 जवान शहीद हुए और लगभग 250 इंजर्ड हुए थे। 500 के आसपास खालिस्तानी समर्थक भी मारे गए थे, जिनमें आम जनता भी शामिल थी और करीब 1600 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में 6 जून को आर्मी ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को भी मार गिराया। भिंडरावाले की डेथ के बाद सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। दोस्तों, इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनकी बॉडी पूरी तरह से छलनी हो गई थी। फिर इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए। दोस्तों, उस वक्त सिर्फ दिल्ली में ही कम से कम 2700 सिखों की हत्याएं हुई थी और बाकी देश में लगभग 4000 सिख मारे गए थे और ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है। ऑफ द रिकॉर्ड कितने होंगे कह नहीं सकते। दोस्तों, वो ऐसा दौर था कि सिखों ने खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए अपने केश तक काट लिए थे। वैसे इन दंगों के बाद खालिस्तान मूवमेंट थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। फिर 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को आतंकवादियों ने हवा में ही बम से उड़ा दिया, जिससे फ्लाइट में मौजूद सभी 329 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। ये हमला भिंडरावाले की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था, जो खालिस्तान सपोर्टर ग्रुप बब्बर खालसा ने करवाया था। 10 जून 1986 को जनरल AS वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई, क्योंकि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम आर्मी चीफ थे। इस हत्या की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स ने ली थी। 31 अगस्त 1995 को पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की कार धमाके में हत्या कर दी गई। अब दोस्तों, खालिस्तान क्या है, इसकी शुरुआत कब, कैसे और किसने की थी, इस पर तो हमने बात कर ली। अब खालिस्तान को लेकर इंडिया में और इंडिया के बाहर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या साजिशें होती है, इस पर बात करते हैं। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से खालिस्तानी ग्रुप्स हैं जो इस मांग को आज भी पकड़े हुए हैं। तो वो है सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा, खालसा टाइगर फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, भिंडरावाला कमांडो फोर्स ऑफ खालिस्तान, शहीद खालसा फोर्स और इसके अलावा भी कुछ हैं। दोस्तों, आप समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कहाँ से हो रही है। देखिए, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभी विदेशों से ही ऑपरेट हो रही है, मेनली पाकिस्तान और कनाडा से। इन्हें चलाने वाले भी वहीं रहते हैं जो हैं इंडियन ही। कनाडा में तो खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह होते रहते हैं। अब दोस्तों, फटाफट से कुछ इंसिडेंट्स की बात करते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि खालिस्तान को सपोर्ट कहां से और कैसे मिल रहा है और खालिस्तान के आड़ में इंडिया को तोड़ने की साजिश कैसे हो रही है और कौन कर रहा है। दोस्तों, पिछले महीने शिवरात्रि पर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में गायत्री मंदिर पर एक कॉल आता है। ये कॉल पाकिस्तान से था। कॉल करने वाला मंदिर कमेटी के अध्यक्ष को धमकी देता है कि मंदिर से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद ही शिवरात्रि मनाने की इजाजत दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कई हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, तोड़फोड़ की गई। 12 जनवरी 2023 मेलबर्न में स्वामीनारायण मंदिर पर हमला हुआ। 16 जनवरी को विक्टोरिया में श्री शिवा विष्णु मंदिर पर हमला हुआ। फिर 23 जनवरी को मेलबर्न में इस्कॉन टेम्पल पर हमला किया गया। जनवरी में ही ऑस्ट्रेलिया का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें हाथों में इंडिया का तिरंगा लिए हुए कुछ लोगों के साथ लाठी और डंडों के साथ मारपीट की जा रही है। हमला करने वाले खालिस्तान समर्थक थे, खालिस्तान का झंडा हाथ में लिए हुए थे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मारपीट तो की ही की, साथ में एक शख्स ने भारत के झंडे का अपमान करते हुए उसे अपने पैरों से तोड़कर फेंक दिया। अब आप खुद सोच सकते हैं इनके मन में कितनी ज्यादा नफरत भर दी गई है। नवंबर 2022 को अमृतसर में शिवसेना के नेता सुधीर पुरी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप अमृतपाल सिंह पर भी लगा था, जो इन दिनों काफी चर्चाओं में है। सुधीर पुरी के मर्डर की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे लखबीर सिंह लंडा ने ली। इस केस में पाकिस्तान में बैठे गोपाल सिंह चावला के खिलाफ भी केस फाइल किया गया था। 9 मई 2022 को पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। पहले तो पुलिस ने इसे एक माइनर ब्लास्ट बताया, लेकिन बाद में पता चला कि यह हमला आरपीजी से किया गया था। देखिए, आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से हमला कोई छोटी बात नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस हमले का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा से है, जो एक कट्टर खालिस्तानी सपोर्टर है। 2020 में वॉशिंगटन में किसान आंदोलन के सपोर्ट में एक रैली ऑर्गेनाइज की गई थी और इस रैली में इंडियन एम्बेसी के पास लगी गांधी जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और उनकी मूर्ति पर खालिस्तानी झंडा लगाकर उसे ढक दिया। अब दोस्तों, अगर आपने इसमें कुछ गौर किया हो तो इसमें पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नाम ज्यादा सामने आए हैं। हालांकि कुछ और देश भी हैं, लेकिन खालिस्तानी मुद्दे को हवा ज्यादातर इन्हीं देशों से मिलती है और नो डाउट फंडिंग और हथियार भी इन्हीं देशों से मिलते हैं। आप खुद सोचिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार में 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आर्मी की इतनी बड़ी फोर्स के साथ में 6 दिन तक बराबरी से मुकाबला करना, तो इतने हथियार, पैसा कहां से आया था भिंडरावाले के पास। आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, कहां से मिला होगा। अजनाला पुलिस स्टेशन पर इतना बड़ा हमला हुआ, बंदूकें, राइफल कहां से आई होगी। देखिए, अब खालिस्तान आंदोलन बाहरी ताकतों के लिए भारत को तोड़ने का सिर्फ एक टूल बन के रह गया है। पहले देश में हिंदू मुसलमान करवाया गया, इनके मन में एक दूसरे के लिए कूट कूट के नफरत भरी गई, जो आज भी जारी है। फिर उन्होंने देखा कि हिंदू और सिख तो बड़ी एकता के साथ रह रहे हैं, बड़ा भाईचारा है इनमें, अब इनको तोड़ो, जिसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए। अब बस आखिरी में इतना ही कहूंगा कि सिख हमारे भाई हैं, इस देश का अटूट हिस्सा है,
अभिमान है हमारा। आप देखिए, जब भी इंडियन आर्मी को दिखाया जाता है किसी मूवी में या टीवी शो में, सबसे पहले सिखों को दिखाया जाता है। ये ताकत है हमारी, प्राउड है हमारा। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।